हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अलग अलग इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में बताया। उसमें सबसे पहले बात करी इन्होंने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्या इकोनॉमिक्स किस तरीके से अलग है बाकी चीज़ों से, इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने बताया है। सबसे पहले इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो दी है वो इस प्रकार है कि एज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। इन्होंने वांटलेसनेस थ्योरी के बारे में बात करी है। इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है और ह्यूमन बिहेवियर क्या मीन है और वांटलेसनेस क्या एंड है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है जिसकी स्टडी विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, क्या किसके बेसिस पे स्टडी करी जाती है, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, कि ह्यूमन का बिहेव कैसा है उस चीज़ को लेकर, और वांटलेसनेस क्यों है, कितने रिसोर्सेस यहाँ पे कंट्री में अवेलेबल होता है, और कई बार क्या होता है ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल होता है और वांटलेस होती है, उस रिसोर्स की जो नीड होती है वो वांटलेस होती है। तो इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन बिहेवियर को इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है, इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट रोल बताया है कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट है जो कि रिसोर्सेज का यूज़ करने में एबल है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ मीन्स, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हर चीज़ का एक मीन है, एक सोर्स है, और ह्यूमन बिहेवियर कहाँ ख़त्म होता है, जहाँ पे वांटलेसनेस होता है, यानी कि जहाँ पे किसी चीज़ की वांट नहीं होती वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कंप्लीट हो जाता है। तो इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कही है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे है और वांटलेसनेस के एंड पर है। ह्यूमन बिहेवियर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज जनरल रिजल्ट ऑफ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ ह्यूमन माइंड। जैसा ह्यूमन बिहेवियर का माइंड होगा, जैसा ह्यूमन बिहेवियर होगा ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी एक तरीके की साइंस है जो कि ह्यूमन के वांट पर, ह्यूमन की नीड पर यहाँ पे एबल रहती है। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की नीड चेंज होगी वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग के माइंड में चेंज होगा, वैसे वैसे उस तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो बिहेव है वो चेंज होगा, और यहाँ पे वांटलेसनेस होगा। कि वांटलेसनेस क्या होती है, यानी कि जब रिसोर्स अवेलेबल हो और चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो, उसको हम यहाँ पे वांटलेसनेस कहेंगे। तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम यानी कि परफेक्ट बैलेंस स्टेट कब आएगा, जब आता है जब ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली वांट करता है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि परफेक्ट इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होता, क्योंकि वांटलेसनेस कई बार आता है। परफेक्ट इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी अटेन्ड because there is continuously increasing pain. The real relief from pain consists not only removing present want but also not creating new wants in future. ये जो पॉइंट है रियल रिलीफ वाला, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हमेशा फ्यूचर में नई वांट करता ही है, न्यू वांट करेगा, न्यू रिसोर्स की नीड को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे पेन कब होता है, जब यहाँ पे लगातार वो वांट करता है, और वांट करता है तो जब वांट पूरी नहीं होती तो वहाँ पे पेन इंक्रीज़ होता है। इसलिए इन्होंने रियल रिलीफ क्या कहा है कि जब भी पेन हो तो उस समय क्या होना चाहिए, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर नीड को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पेन क्या है यहाँ पे, पेन बेसिकली पेन यहाँ पे बताया गया है कि अगर ह्यूमन बीइंग वांट करता है और रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते उसको, तो वो उसका एक पेन है। तो उस पेन को कैसे ख़त्म करे, वांटलेसनेस हो जाए, और ये चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि हमेशा पर्सन फ्यूचर में नई नई वांट लेकर आता है प्रेजेंट के साथ। अब इन्होंने वांटलेसनेस के बारे में बताया, वांटलेसनेस यहाँ पे रिसोर्सेस के बारे में, कि रिसोर्स का कैसे यूज़ ना करना, जो हमारे पास एनवायरनमेंट में थिंग्स अवेलेबल है उसका यूज़ ना करना। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सेटिस्फैक्ट्री वांट है उसको यूज़ करना, कि जो आपको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा वांट अगर होती है तो वो पेन क्रिएट करती है, इस चीज़ को इन्होंने बताया। तो इसी तरीके से इन्होंने वांटलेसनेस के बारे में बता रखा है। वांटलेसनेस कंसिस्ट नीदर इन नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नॉर इन नॉट अर्निंग इनकम। यहाँ पे ना ईटिंग है, ना ड्रिंकिंग है, नई अर्निंग इनकम है। वांटलेसनेस क्या है, सेल्फलेस मोटिव है,
जहाँ पे खुद का अर्न करने के बाद ग्रीडीनेस को शो ना करना, इस चीज़ के बारे में इन्होंने बता रखा है। All that is required is to do all such things with a selfless motive। एक जो सेल्फिशनेस है उसको सेल्फलेसनेस में करना ही वांटलेसनेस है। To earn not for own but use for the all those whom coscience वुड लाइक टू बी सर्व्ड। इन्होंने क्या बता रखा है, एक एटीट्यूड है एक तरीके का। इन्होंने ये बता रखा है कि खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अर्न करना, ये वांटलेसनेस है। यानी कि लालच को छोड़ के, ग्रीडीनेस को छोड़ के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना, खुद के लिए भी और खुद की सोसाइटी के लिए भी, तो ये वांटलेसनेस का स्टेट है। सच अ वांटलेस एटीट्यूड ऑफ लाइफ वुड सिक्योर, और यही लाइफ सिक्योर रहती है। अगर कोई पर्सन खुद के बारे में ही अर्न करता रहता है, खुद के लिए ही हैप्पीनेस क्रिएट करता है, खुद के लिए रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करता है और दूसरों के लिए नहीं करता, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है और जनरल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखता है, तो वहाँ पे बेसिकली पेन क्रिएट होता है। वहाँ पे एक तरीके से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं होता। इसलिए इन्होंने बताया कि रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर यूज़ करना है तो आपको बेसिकली खुद के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। इस चीज़ को इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। इसको हम क्या कहते हैं, वांटलेसनेस कहते हैं। सच अ वांटलेस एटीट्यूड टू लाइफ वुड सिक्योर, बेसिकली ये सिक्योर होगी ये लाइफ जो वांटलेसनेस की है। Therefore not only our own happiness but world enable us to contribute social welfare। जितना हम सोशल वेलफेयर करेंगे उतना ही वर्ल्ड हमारे लिए काम करेगा। इसलिए इन्होंने वांटलेसनेस की थ्योरी पे ध्यान दिया है कि बेसिकली ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जिसके अंदर हम खुद के ऊपर ध्यान के साथ साथ लोगों पे भी ध्यान दें, सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान दें, उनकी हैप्पीनेस के ऊपर भी ध्यान दें। जो भी रिसोर्स है उनका खुद के साथ साथ उनके लिए भी यूज़ करें, एक सेल्फलेस मोटिव हो। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात करी है। तो वांटलेसनेस का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं, ड्रिंकिंग नहीं करना, नॉट अर्निंग इनकम। वांटलेसनेस का मतलब है कि सेल्फलेस मोटिव क्रिएट करना जिसमें खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला हो, रिसोर्सेज का प्रॉपर उनके लिए भी यूज़ करा जाए। इससे लाइफ सिक्योर होती है और पेन का रिलीफ ख़त्म होता है, पेन का रिलीफ मिलता है। इसके बाद बता रखा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक जनरलाइजेशन। इन्होंने एक बता रखा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं हमें, इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंसेस कैसे होता है, इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी कैसे होती है। इस चीज़ के बारे में इकोनॉमिक जो आइडेंटिटी है उसके बारे में नेचर बताया इन्होंने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक थ्योरी क्लासिकल से लेकर प्रॉपर ऑर्डर में हमें टाइम टू टाइम मिल रही है, एक प्लेस टू प्लेस अवेलेबल हो रही है, और यही इकोनॉमिक जनरलाइजेशन कहा जाता है। इकोनॉमिक थ्योरी टीचर्स टू अरेंज फैक्ट। जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो फैक्ट को अरेंज करता है, डेटा को अरेंज करता है। इस चीज़ के बारे में बताया, जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इकोनॉमिक का जो है कि उसमें फैक्ट अरेंज करा जाता है, बेसिकली डेटा के बेसिस पर अरेंज करा जाता है, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और इन ऑर्डर ऑफ देयर प्लेस इन टाइम। जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे प्लेस, जैसे जिस मैग्नीट्यूड में, उस ऑर्डर में यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएट की जाती है, कलेक्ट करी जाती है। इकोनॉमिक जनरलाइजेशन अगेन मेक्स रियलाइज दैट आइसोलेटेड सिंगल एक्सपीरियंसेस हैव नो मीनिंग, दे हैव रिलेटेड टू वन अनदर। इस चीज़ को भी इन्होंने बताया है कि जो भी इकोनॉमिक जनरलाइजेशन है, इकोनॉमिक जो टर्म्स है वो एक दूसरे से रिलेट करती ही है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई कि एक जो टर्म है वो उसका कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता, उसके अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस होता है। इन्होंने एक बता रखा है कि जो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है वो हमेशा एक दूसरे से रिलेट करती है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जैसे कुछ मैथमेटिकल होता है और कुछ फिलोसॉफिकल होता है। दे डू नॉट गिव अस वोकेशनल ट्रेनिंग, दे गिव अस जनरल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन। हमेशा ये वर्बल नहीं होता, ये ज़्यादातर जनरल एजुकेशन के बेसिस पे भी होता है, लिबरल एजुकेशन के बेसिस पे भी होता है। नॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाता है उसमें और लिबरल एजुकेशन भी दी जाती है। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक टर्म्स है वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक टर्म जो होती है वो एक दूसरे से रिलेट करने वाली होती है। भले ही व्यू पॉइंट अलग हो लेकिन हमेशा एक सिंगल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि कुछ अलग अलग व्यू पॉइंट से अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे डिमांड और सप्लाई की थ्योरी में अगर देखा जाए तो डिमांड का रिलेशन अगर कंज्यूमर से देखा जाए तो कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से तो डिमांड का प्राइस से इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चर के व्यू से देखा जाए
मार्केट के व्यू से देखा जाए तो डिमांड और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये एक तरीके से बेसिकली एग्जांपल है जो इकोनॉमिक जनरलाइजेशन में आता है। इकोनॉमिक जनरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में हमें फैक्ट, हमें टाइम, हमें मैग्नीट्यूड, सब चीज़ें मिलती है, हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है जिससे इकोनॉमिक ऑर्डर को हम जमाते हैं। अब इन्होंने स्टैटिक और डायनामिक इकोनॉमिक्स की बात करी। स्टैटिक का मतलब जहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, और डायनामिक का मतलब जो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम रहता है लेकिन परमानेंट इक्विलिब्रियम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। स्टैटिक मतलब जो फिक्स है, स्थिर है, चेंज नहीं होता, नॉट चेंजेबल पोजीशन में, और डायनामिक जो होता है वो चेंजेबल पोजीशन में आता है। ये बात ध्यान रखनी है। स्टैटिक इकोनॉमिक के बारे में बताया। स्टैटिक इकोनॉमिक्स रेफर्स टू इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। जैसे डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम, अगर हम कर्व देखें तो ये जो पॉइंट है डिमांड और सप्लाई जहाँ पे बराबर है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक का मतलब जहाँ पे टेम्परेरी इक्विलिब्रियम है, थोड़े टाइम बाद कुछ चेंजेस आया, शॉर्ट पीरियड के बाद लॉन्ग पीरियड हुआ, मूवमेंट चेंज हुआ टाइम पीरियड के अंदर, तो वहाँ पे डायनामिक यहाँ पे इकोनॉमिक्स मानेंगे। डायनामिक विल कंसिडर लॉस इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। डायनामिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो कई बार लॉस भी होता है शॉर्ट पीरियड में और कई बार प्रॉफिट भी होता है लंबे टाइम में, जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो बेसिकली स्टैटिक और डायनामिक इकोनॉमिक्स क्या होती है, दो अलग अलग मूवमेंट है। स्टैटिक में इक्विलिब्रियम आती है तो डायनामिक में चेंजेस आते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन भी डायनामिक में देखना पड़ता है। कंज्यूमर सरप्लस की बात करी है। कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर का क्या फ़ायदा है, सरप्लस मतलब एक गेन जो कंज्यूमर गेट करता है जब कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन यानी किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है, अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है। जैसे टी, एक कप टी, 1 कप टी, यहाँ पे कंज्यूमर ने 1 कप जो है टी वो उसने गेट करी, अब उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिला, उसने 10 रुपीज़ खर्च करे उसके ऊपर, बेसिकली उसने 10 रुपीज़ खर्च करे। अगर 1 कप टी से उसको सेटिस्फेक्शन मिला तो वो हो सकता है शायद वो बेसिकली 2 कप टी की तरफ जाए, फिर वो बेसिकली अगर उससे और सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा तो वो आगे 3 कप टी, 4 कप टी तक जाए, मतलब जो उसकी यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कंज्यूमर का सरप्लस है। जहाँ पे कंज्यूमर ने कंजम्पशन करा जितनी कॉस्ट में करा और उसको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो कंज्यूमर का सरप्लस है। और जब कंज्यूमर उस चीज़ को लेकर, किसी भी कमोडिटी को लेकर, भले वो कोई सी भी कमोडिटी हो, अगर उसने कॉस्ट लगाई, खर्चा करा और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो कंज्यूमर का डेफिसिट माना जाता है, वो कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं, कंज्यूमर के लिए नुकसान है। So it is a difference between utility that he expects to derive from the consumption and the cost of buying. जितना खर्चा करा और उससे ज़्यादा अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो दैट इज़ अ कंज्यूमर का सरप्लस, इसको हम कहेंगे। क्योंकि वो कंजम्पशन करते टाइम ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ क्या वो मेरे को सेटिस्फाई करेगी। एक ये क्वेश्चन जो है वो दिमाग में उसके रहता है जब वो कंजम्पशन करता है उससे पहले, लेकिन जब जैसे ही कंजम्पशन आगे बढ़ाता है वो धीरे धीरे उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता रहता है और सेटिस्फेक्शन जब मिलता है तो वो एक सरप्लस की स्टेज में आ जाता है। द ग्रेटर अवर वांट फॉर कमोडिटीज़ नाउ एज कम्पेयर टू फ्यूचर वांट, द ग्रेटर कंज्यूमर सरप्लस। जितना ज़्यादा वांट करेगा, जितना ज़्यादा फ्यूचर वांट करेगा और जितना सेटिस्फेक्शन लेगा उतना कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ेगा। To him, it is due to possibility putting one resource to multiple users which are not equally beneficial to the consumer. ज़्यादातर कंज्यूमर के लिए रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर रिसोर्स का एक ही रिसोर्स का अलग अलग यूज़ करते हैं तो कंज्यूमर का बेनिफिट उसमें नहीं होता। कंज्यूमर का बेनिफिट तभी होता है जब रिसोर्स जितना है उसका एक ही जगह प्रॉपर्ली वो यूज़ कर रहा हो और उससे सेटिस्फेक्शन हाई उसको मिल रहा हो, तो दैट इज़ अ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली पढ़ा हमने कि जो एक्सपेक्ट कर रहा और जो उसकी कॉस्ट है उसका डिफरेंस, एक्सपेक्ट से ज़्यादा उसको मिला, दैट इज़ अ सरप्लस। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे बात करिए कि कितना आप कैपिटल लगा के पैसा कमाते हो, कितना अर्न करते हो, दैट इज़ अ इंटरेस्ट जो आपको कैपिटल पे मिलता है। ही डिफाइन इंटरेस्ट एज अ अर्निंग ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, जो पैसा लगाया उस पर जो रिटर्न मिला वो उन्होंने इंटरेस्ट के नाम से बताया है।
दूसरी बात बताइए इन्होंने कि इंटरेस्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे डिटरमाइन होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडिशनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट मिलता है तो पर्सन प्रोडक्टिविटी की ओर आगे और बढ़ता है। इसमें कुछ 4 पॉइंट्स ऐसे बता रखे हैं जो इंटरेस्ट की थ्योरी में आते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, एब्सेंस ऑफ एफर्ट, प्राइस ऑफ वेटिंग, टाइम प्रेफरेंस। जितना ज़्यादा एडिशनल प्रोडक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। कम एफर्ट में ज़्यादा क्रिएट करना पैसा, वो इंटरेस्ट कहलाता है। प्राइस ऑफ वेटिंग, जितना वेट करोगे उतना अच्छी प्राइस चेंज होगी, इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है, जितना ज़्यादा पेशेंस वेटिंग उतना ज़्यादा अर्निंग। टाइम एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट डाउनफॉल में हो उस समय आप इन्वेस्ट करें, और जब मार्केट अप में हो उस समय आप डाइवेस्ट करें, यानी कि चीज़ों को बेचें। तो वहाँ पे मार्केट में बहुत तरीके से अर्निंग होता है, और उसी अर्निंग को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली इन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, कुछ आइडियाज़ बताए इकोनॉमिक्स के, जो कि हमने बात करी, प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा दी गई है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिन्होंने जे.के. मेहता ने जो दी है आइडिया, वो इकोनॉमिक आइडियाज़ जो है, इकोनॉमिक की डेफिनेशन, वांटलेसनेस, सरप्लस, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इन्होंने अलग अलग बातें करी है, उन बातों के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस पर कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।